सलामकुम दोस्तों। मेरा नाम शेख नुमान है और आज हम अपने 5 डेज ट्रेनिंग सेशन के एंड वाले सेशन यानी कि चौथे दिन पे चलते हैं। हमारा बहुत अच्छा वक्त आप लोगों के साथ गुजरा है। मेरा ख़ास करके बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे दोस्तों से, बहुत सारी चीज़ें अपने कुलीग से, बहुत ज़्यादा फीडबैक की सूरत में मिला। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मेरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि आपको लाइफ के हर फेस में एक नई जर्नी में एक हर चीज फेस में नया सीखने को मिलता है। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था टैक्सेशन को कि मैं ये चाहता था, हमारी इंटेंशन ये थी कि हम टैक्स को जो है आम कर दें, ताकि एक आम इंसान अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सके। उसे पता हो कि टैक्स होता क्या है, उसे ये पता हो कि उसने रिटर्न किस तरह फाइल करनी है। उसे ये पता होना चाहिए कि टैक्स कोई उसके ऊपर बोझ नहीं है, जबकि ये एक जिम्मेदारी है। करने का पर्पज़ ये था, बहुत सारे लोग हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे रहे होते हैं, लेकिन फिर एट द एंड वो साल के एंड में टैक्स की रिटर्न की जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते और उनके ऊपर ओवर बर्डन आ जाता है और वो उनका स्टेटस या तो नॉन फाइलर रह जाता है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है बामुश्किल 50 लाख जो है रजिस्टर्ड हैं एफवीआर के अंदर, जो जो कि टैक्स पेयर हैं। उनमें से भी कम से कम जो रेशो अगर देखी जाए इंडिविजुअल्स की, आप देखें आबादी कितनी है और हमारी रजिस्ट्रेशन कितनी है। 2 करोड़ के राउंड अबाउट हम रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, लेकिन उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ जो टैक्स पेयर लोग हैं वो 30 लैक्स हैं। तो ये जो एक अलमिया है, ये उसकी ब्लैक लॉ की वजह क्या है कि लोगों को टैक्स का पता ही नहीं है। लोग समझते हैं टैक्स एक बोझ है, जबकि टैक्स एक बोझ नहीं है। टैक्स आपसे लिया जाता है, आपने सिर्फ उसको जस्टिफाई करना है। हमने अपने मैंने अपने 3 दिन के सेशन में आपको बताया टैक्स क्या होता है, टैक्स किस तरह से लिया जाता है, टैक्स के मुख्तलिफ इकसाम कौन सी हैं। फिर इसके अलावा मैंने आपको टैक्सेबल इनकम का बताया, आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बताया। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिनके स्पीकर और कैमरास ऑफ नहीं है वो कर ले, थैंक यू वेरी मच, ताकि हम इस सेशन को बखूबी एक बेहतरीन अंदाज से कर सके। आज का जानता हूँ मौसम बहुत अच्छा है, तो आप सब दोस्तों से उम्मीद है कि हम इस आज के सेशन में बहुत कुछ गेन करेंगे। तो बगैर हम टाइम वेस्ट किए हुए, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जनरल व्यू दिया था एफवीआर के पोर्टल के बारे में, एनटीएन जनरेट करना, एनटीएन की वेरिफिकेशन करना। फिर आपको जनरल व्यू दिया पोर्टल के अंदर वाले हिस्से का। फिर आपको बताया कि आपने क्लाइंट्स से को प्रोब करना है, क्लाइंट से सवाल करने हैं, क्लाइंट यानी इन अ सेंस टैक्स पेयर से जिसकी आप रिटर्न फाइल करने वाले हैं। आपने उसको ईच एंड एवरीथिंग उससे पूछनी है, क्योंकि आप जब तक उससे पूछेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। फिर मैंने आपको एफवीआर मालूमात के पोर्टल के बारे में बताया। मोस्टली ये पोर्टल क्यों किया जाता है, क्योंकि समटाइम्स जो आपका क्लाइंट है वो कुछ चीज़ें मिस कर देता है। चूंकि सिस्टम इंटीग्रेट हो चुका है, उस इंटीग्रेशन की वजह से अब हम चेक कर लेते हैं कि आपके क्लाइंट ने इंटरनेशनल टूर्स कितने किए, प्रॉपर्टीज़ कितनी ली, ये सारी चीज़ें। तो एफवीआर मालूमात जो है वो डायरेक्ट टैक्स आपको बता देता है कि किन किन चीज़ों पे आपने टैक्स दिया, फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि आप इवन के जो अपना रिचार्ज करते हैं उसमें आपसे इनकम टैक्स काटा जाता है। यहाँ तक कि आप जो यूटिलिटी बिल्स देते हैं वहाँ से आपसे टैक्स लिया जाता है। अगर आप किसी के पास सैलरी पे काम कर रहे हैं, जो आपका एम्प्लॉयर है वो भी इवन दो आपसे टैक्स डिडक्ट करता है। तो टैक्स डिडक्ट करता है। लास्ट टाइम मैंने आपको अपनी रिटर्न का ओवरव्यू दिया था। तो आज जो है मैं आपको रिटर्न के ऊपर ले जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि सबको स्क्रीन शेयर होगी होगी सबको स्क्रीन नज़र आ रही है। जी। तो हमने लास्ट टाइम मैंने आपको सैलरी के बारे में बताया था, सैलरी के बारे में समझाया था कि सैलरी की रिटर्न किस तरह फाइल करनी है। सैलरी रिटर्न सबसे इजी रिटर्न होती है, जो कि अच्छा, जो 2025 का जो फॉर्म आ रहा है वो ऑटोमेटिकली जितने आपने टैक्स डिडक्ट किए हुए हैं या आपने टैक्स दे चुके हैं उसको फ़ौरन वो ले आता है। तो 2025 की रिटर्न तो उन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में कर दी है, लेकिन मैं आपको 2024 के रिटर्न का फॉर्म ओपन करके सिखा रहा था। उसको सिखाने की वजह मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी। उसकी वजह यह है कि अगर आप सिर्फ 2025 की रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका जो नाम है, जो आपका स्टेटस है, वो फाइलर की कैटेगरी में नहीं आएगा। उसकी वजह ये होगी कि फाइलर की ये जो लोग 2025 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं इनका स्टेटस जाके 5 माह बाद अपडेट होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टेटस अभी से अपडेट हो जाए तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप 2024 की रिटर्न फाइल करें पिछले साल की, उसके ऊपर 1,000 रुपये का एटीएल का चलान पे करें। इसी तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, डिफरेंट हेड्स के बारे में बताया था, फिर उन हेड्स को प्रैक्टिकली किस तरह वे आउट करना है या इसको बनाना है वो बारे में बताया था।
मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात कही थी कि टैक्स जो है सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज का नाम नहीं है। टैक्स एक आर्ट है, और इस आर्ट को वही सीख सकता है या वही जीत सकता है जिसने इस आर्ट को दिल से सीखा हो। लास्ट टाइम आप लोग सैलरी के बारे में किताबों में तो आपने बहुत पढ़ा होगा। आज हम प्रैक्टिकल वे में मैं इसका जनरल ओवरव्यू दे के सैलरी के फॉर्म से निकल के आपको बिजनेस की तरफ लाऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि लेट्स सपोज एक शख्स है, वो साल की 12 लाख, इसकी 1 लाख रुपया माना इनकम है, वो 12 लाख रुपए इनकम लेता है। तो जब हम इनकम की उसकी एंट्री करेंगे, यहाँ पे इनकम, इधर सैलरी के हेड में आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये वाला ऑप्शन ओपन आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पे वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ सैलरी। यहाँ पे हम उसकी सालाना इनकम, माहाना इनकम नहीं, सालाना इनकम को लिखेंगे 12 लाख रुपए। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट हमारे पास पहले से हुई हुई है। अच्छा, ये 5 हेड्स हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। और एक और ये कैटेगरी डाली हुई है फॉरेन सोर्स की और एग्रीकल्चरल की। ये 6 बेसिकली हेड्स हैं जिसमें आपने एंट्रीज करनी होती हैं। और उसके बाद ये सातवां एक हेड है टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स का, जो कि आपको कंप्यूट करता है, जिसके अंदर बताया जाता है एट दी एंड पे कि आपके ऊपर कितना टैक्स बना है। इसमें आप ये बता सकते हैं कि हमारे जो अलाउंसेस हैं उन वो डिडक्टेबल हैं, ठीक है ना, उस पर टैक्स नहीं लगता। इसके बारे में आपने ये बताना होता है कि आपकी कौन सी इनकम चार्जेबल है, कौन सी इनकम पे रिडक्शन है, या आपको टैक्स क्रेडिट मिले हुए हैं, या कैपिटल एसेट्स के ऊपर आपको कुछ छूट है, या आप टैक्स एडजस्ट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज एक बंदा सिर्फ और सिर्फ उसकी 12 लाख रुपए आमदनी है। अब वो क्या करेगा? 12 लाख रुपए की आमदनी की वो एंट्री कर देगा। 12 लाख रुपए की आमदनी की जैसे ही वो एंट्री करेगा, वो कंप्यूटेशन के खाने में आएगा। तो उसको यहाँ पे अपना एडमिटेड टैक्स जो है, ये आप देख रहे हैं, ये एडमिटेड इनकम टैक्स 15,000 रुपये आएगा। ये 15,000 रुपये एडमिटेड इनकम टैक्स उसको यहाँ से क्यों पता चला? उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे दोस्तों एक बात कही थी और आज भी मैं बार बार कहता हूँ, जो लोग कहते हैं बुक और थ्योरी डिफरेंट है, उनसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। बुक और थ्योरी दोनों एक ही चीज़ें हैं। अच्छा, अब जब भी कोई अमेंडमेंट आती है या फाइनेंस बिल आता है, एज ए लॉ स्टूडेंट, एज एन इंडिविजुअल, आप देखेंगे कि जैसे ही वो फाइनेंस आता है, उसके अंदर वो डिफरेंट एंट्रीज बताते हैं कि स्टैंप एक्ट में इतनी बढ़ोतरी होगी, इनकम टैक्स के अंदर इस सेक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा, इनकम टैक्स का जो ऑर्डिनेंस है सेक्शंस में, पार्ट्स में, स्केड्यूल में डिवाइड है। हमने इधर, मैं आपको इधर सबसे पहले इधर सैलरी पे ले चलता हूँ। सैलरी का सेक्शन है, इवन दो, सैलरी का पेज, ये सेक्शन 12। सेक्शन 12 पे जब हम आते हैं, सेक्शन 12, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ना है वो भी एक आर्ट है। वो आर्ट कैसे है? वो आर्ट आज मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ कि क्योंकि इसमें रेफरेंस बेस चलना होता है। अब जैसे ये है कि हम सैलरी के सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये सैलरी का सेक्शन है। सैलरी के सेक्शन को जैसे ही हम पढ़ते हैं, एनी टैक्स रिसीव और शेल बी चार्जेबल टू टैक्स ऑफ द हेड ऑफ सैलरी, सैलरी मींस, इधर वो हमें रेफर कर देगा अपने स्केड्यूल की तरफ। No, for purpose any perquisite shall be no deduction where an employee whose amount a total taxable, an employee whose section receive refer to subclass 3 attack by notice in writing and computation। अच्छा, मैं इधर कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे, अच्छा आप लोगों ने स्लैब्स के लिए, मैंने कुछ बहुत अरसा पहले जब ये नई नई आई थी, डिफरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स जो है वो एक स्लैब चार्ट बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 4-6 लाख तक की एग्जाम्प्ट है और वो सारी चीज़ें। आप लोगों को वो कैलकुलेशन करने आती है? अगर नहीं आती तो उसको मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जो है बाकायदा दिखाऊंगा, क्योंकि अगर चीज़ें मैं ढूंढ के स्पेशली निकालने लग गया तो वो टाइम वेस्ट होगा। तो हम वापस जंप करते हैं अपने सेक्शन पे। मैंने आपसे ये बताया, जैसे ही मैंने सैलरी की एंट्री की, मेरे पास यहाँ पे 15 लाख रुपए मेरा एडमिटेड टैक्स आ गया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी किसी इंसान की 45,000 से ज़्यादा सैलरी होती है, उसका इनकम टैक्स उसका एम्प्लॉयर डिडक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को FPR के सेक्शन में जमा करा देता है। और वो एज ए विद होल्डिंग एजेंट एम्प्लॉयर का जो टैक्स है वो विद होल्ड करके सरकार को दे देता है। आपने उसको क्लेम करना होता है। आपने उसको क्लेम कहाँ पे करना होता है? आपने उसको क्लेम
एडजस्टेबल टैक्सेस में आके इधर अंडर सेक्शन सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 143 आप उससे 12 लाख रुपए सैलरी है। अच्छा, सैलरी स्लिप के अंदर आपने जब भी एक सैलरीड पर्सन की रिटर्न फाइल करनी है, आपने उसे कहना है, आपने सैलरी स्लिप उसकी लाजमी देखनी है। उसकी सैलरी स्लिप के अंदर ये चीज़ लिखा होगा स्पेसिफिकली कि उसके एम्प्लॉयर ने उससे कितना टैक्स डिडक्ट किया है। वो जितना भी टैक्स उसने डिडक्ट किया होगा, लेट्स सपोज अगर 12 लाख रुपया है, तो हम क्या देते हैं, उसके एम्प्लॉयर ने उससे 45,000 रुपये टैक्स डिडक्ट किया हुआ है। जब हम इसकी एंट्री करेंगे टैक्स कलेक्टेड, हमने इधर हमेशा रिसिप्ट्स और वैल्यू कितने की है रिसिप्ट पे। अच्छा, हमारे पास रिसिप्ट कितने की पड़ी हुई है, 45,000 की। टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट हम पे कितना हुआ हुआ है, हम इसको कैलकुलेट कर देंगे यहाँ पे आके। हम जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे और वापस हम कंप्यूटेशन के हेड में जाएंगे, इधर कंप्यूटेशन में नीचे, तो आप देखेंगे कि अब मेरे ऊपर एडमिटेड टैक्स नहीं है। ये देखें इधर एंट्रीज में, वो ये कह रहा है कि इस शख्स ने एडवांस इनकम टैक्स दिया हुआ है 45,000 रुपये। ठीक है, उसका एडमिट उसका जो इनकम टैक्स बनता है, जो टैक्स चार्जेबल है, टैक्सेबल इनकम उसकी 12 लाख रुपये है। उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो 15,000 रुपये है। लेकिन उसने विद होल्डिंग इनकम टैक्स कितना किया, उससे इनकम टैक्स कितना विद होल्ड किया हुआ है, 45,000 रुपये। अब जाहिर सी बात है, आपसे ज़्यादा टैक्स लिया गया है। तो जब आपसे ज़्यादा टैक्स लिया गया है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी बचत हो, बचे हुए पैसे होंगे, वो आपके रिफंडेबल होंगे। ये 30,000 रुपये आपके रिफंड में आ गया। समटाइम्स ये ज़ीरो में चला जाता है, समटाइम्स रिफंड में आ जाता है। तो आप इसका रिफंड क्लेम भी कर सकते हैं फौरन ही रिफंड की एप्लीकेशन दे के। और आप इसको अगले साल जब आप रिटर्न फाइल करें करती हैं, उसमें एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो आज आपने देखा होगा कि सैलरी की रिटर्न जो है इतनी इजी है कि आपकी सोच से ज़्यादा। हाँ, अब आ जाते हैं गवर्नमेंट मुलाजमीन, या मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो सरकारी टीचर्स हैं उनको कुछ अलाउंसेस देते हैं, रिसर्च अलाउंस उनको मिलता है। उनका जो रिसर्च अलाउंस है, उनका जो रिसर्च अलाउंस है, उसकी कैटेगरी डिडक्टेबल अलाउंसेस। टैक्स, एक इधर एंट्री है एम्प्लॉयमेंट, सैलरी, प्रॉफिट इन लिeu, और सोर्स टैक्स क्रेडिट यहाँ। अच्छा, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, इसको मैं साथ साथ बताता चाहता हूँ, मुझे वो एंट्री भी नज़र आ जाएगी। अच्छा, डिडक्टेबल अलाउंसेस वो हैं जो आपने टैक्स को डिडक्ट किए हुए हैं। जैसे अगर आपने किसी को ज़कात दी है अंडर सेक्शन 60 के, उन सेक्शन आपसे डिडक्ट हुई हुई है, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपने वर्कर वेलफेयर फंड में कोई एंट्री की हुई है, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर आपने इस जगह पे अपने बच्चों की फीस दी हुई है, तो वो अंडर सेक्शन 60D के वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कितने बच्चों की दी है वो आप लिख सकते हैं टोटल। ठीक है, इसी तरह जो टैक्स चार्जेबल है, ठीक है, वो टैक्स रिडक्शन कुछ चीज़ों पे, ये टैक्स रिडक्शन, ये देखें रिसर्चर्स के लिए। अब जो हमारे टीचर हजरात हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको रिडक्शन मिलती है कुछ लेवल की इनकम के ऊपर। ठीक है, लेट्स सपोज के ऊपर उनकी जो इनकम है, अगर उनको कुछ अलाउंस मिलता है, वो टैक्सेबल में नहीं आता, रिसर्च अलाउंस जिसे कहते हैं। तो रिसर्च अलाउंस को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना, वो जो रिसर्च अलाउंस होगा वो टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, क्योंकि फिर इसके अलावा ये बेबूज सर्टिफिकेट्स हैं या पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट हैं, उसकी एंट्रीज आपने यहाँ पे करनी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें आपने देखनी है। अच्छा, बिजनेस सैलरी रिटर्न इतनी ही सिंपल है जितनी आपको नज़र आई, सिर्फ 3 एंट्रीज करनी है। फिर उसके बाद आपने उसकी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है। कहने के लिए वेल्थ स्टेटमेंट के ये 3 फॉर्म है, पर्सनल एक्सपेंस का, पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटी का, और रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स का। लेकिन ये अपने अंदर एक ऐसा समंदर है, जिसने एक गलती यहाँ पे कर दी, समझ ले उसका ऑडिट खुल जाएगा। उसका क्या ऑडिट खुल जाएगा, उसके क्लाइंट के लिए मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। हम इस चीज़ की तरफ बाद में आएंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि सैलरी की रिटर्न किस तरह फाइल करते हैं। इसी तरह अब हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं
कि लेट्स सपोज इसकी सैलरी इनकम मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। सैलरी, इसको मैं यहाँ से कैलकुलेट किया, इसकी सैलरी इनकम होगी ख़त्म। अब मैं कह देता हूँ, बिजनेस की तरफ बाद में आएंगे, अब मैं कह देता हूँ इसकी सिर्फ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि जितना आपका रेंट है, मिसाल के तौर पर अगर आपका 10 लाख रुपए का रेंट है, ये 10 लाख रुपए का रेंट है, जो आपके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा वो 10 लाख पे नहीं किया जाएगा। जितना रेंट आपका रिसीवेबल होगा उसका 120 निकाल के, क्योंकि 120 का जो है वो पार्ट उसको मेंटेनेंस और अलाउंस में लगा बनाया जाता है, और बाकी जो बचता है उसके ऊपर टैक्स काटा जाता है। देखिए 10 लाख को जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा, ये मेरा 1 मिलियन के ऊपर, ये देखें 1/5 रेंट ऑफ बिल्डिंग ऑफ रिपेयर रिपेयर उसने डाल दिया खुद ही 2 लाख रुपए। ठीक है। अब मैं इधर कंप्यूटेशन के जब हेड में आऊँगा, ये कंप्यूटेशन के हेड में, मैं यहाँ से कंप्यूटेशन के हेड में जैसे ही आया, उसने मेरी जो इनकम बताई, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी बताई, 8 लाख रुपए। ठीक है। उसने मेरा टैक्स चार्जेबल 15,000 रुपये बताया। ठीक है। अच्छा, अब ये देख रहे हैं आप विद होल्डिंग इनकम, जो विद होल्डिंग इनकम की मैंने एंट्री कहाँ पे की थी, जब मैंने सैलरी की इनकम डाली थी, लेकिन मैंने सैलरी की एंट्री ज़ीरो इसलिए की थी कि आपको पता चले कि आपने जब भी रिटर्न फाइल करनी है अपने होशो हवास में करनी है, क्योंकि आपकी एक गलती आपके क्लाइंट को ले डूब सकती है। तो आपने जब इनकम ही नहीं की तो आपके एम्प्लॉयर ने आपसे टैक्स कैसे काटा। ठीक है। तो अब आपका कंप्यूटेशन में देखेंगे तो आपका एडमिटेड टैक्स आ रहा होगा 15,000 रुपये। 8 लाख टैक्स चार्जेबल, नॉर्मल इनकम टैक्स, और इधर विद होल्डिंग, इसको ये भी वही एंट्री शो कर रहा है। ये सेव नहीं हुई, एडजस्टेबल टैक्स में जाएंगे हम। सॉरी, अब देखें इधर, इधर मैंने रिसिप्ट तो ज़ीरो कर दी, लेकिन मैंने मेन चीज़ इधर एंट्री सही नहीं की। ये इधर वाली, ये ज़ीरो, इसको जैसे ही मैं कैलकुलेट करूँगा ज़ीरो पे ऐसे, और मैं नीचे आऊँगा कंप्यूटेशन पे, तो ये देखें मेरा एडमिटेड इनकम टैक्स 15,000 हो गया, और मेरा रिफंड जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, अब मैं मिसाल के तौर पर, अब मेरी सैलरी भी है और मेरे पास इनकम भी है, तो चले अब मैं दोनों की एंट्रीज डाल देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट पे जाता हूँ, सैलरी में जाता हूँ, इधर मैं अपनी एंट्री कर देता, सॉरी, इधर मैं अपनी 1 2 3 1.2 मिलियन मैंने अपनी सैलरी की, टैक्स चार्जेबल पे आया, टैक्स चार्जेबल पे आने के बाद एडजस्टेबल टैक्स में आया। अच्छा, मैंने आपको बताया था आपने इधर वो लिखनी है जिसकी आपके पास रिसिप्ट मौजूद हो। आपके ऊपर से टैक्स कलेक्टेबल जो किया हुआ है वो आपने इधर लिखेंगे कि मेरे से 45,000 रुपये लिया हुआ है। इधर भी एंट्री कर दूंगा कि 45,000 का प्रूफ मेरे पास है। इसको मैं जैसे ही कैलकुलेट करूंगा, अब मेरे दो सोर्स ऑफ इनकम हो गए, एक मेरा सोर्स ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट हो गया, एक प्रॉपर्टी। आपके पांचों भी हो सकते हैं, दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है आपके क्लाइंट का, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका होगा ही नहीं, जैसे आपके स्टूडेंट्स हैं। उसकी एंट्री जो है वो मैं आपको वेल्थ स्टेटमेंट में बताऊंगा कि आपने कैसे करनी है। आप जैसे ही आप इधर कंप्यूटेशन में आएंगे, आपका रिफंड देखें कितना आ रहा है। आपका एडवांस टैक्स बन रहा है, लिया हुआ है आपसे 15,000 रुपये। अब इधर देखें, 1,90,000 रुपये आपका एडमिटेड टैक्स है। वो एडमिटेड टैक्स कैसे बना कि 12 लाख और 8 लाख, देखें टैक्स चार्जेबल 2,35,000 रुपये। इधर देख लेते हैं एक बार इसको गौर से। अब देखें आपकी जब इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आप स्लैब रेट में भी ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। आपकी 2 मिलियन बन गई, 1.2 मिलियन आपकी इनकम आ गई उसकी सैलरी की, 0.8 मिलियन आपकी आ गई, 0.8 मिलियन आपकी उसकी प्रॉपर्टी की। टोटल बन गई 2 मिलियन। 2 मिलियन के ऊपर जो आपका टैक्स चार्जेबल किया जाएगा वो 2,35,000, जबकि आपसे जो सैलरी स्लिप डिडक्ट की गई है वो है 45,000 की। अब 235 में से जब 45,000 डिडक्ट किया तो आपका एडमिटेड टैक्स 1,90,000 रुपीज़ आ गया। ठीक हो गया, ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, अब इसी तरह इसी चीज़ के ऊपर
अब मैं आ जाता हूँ, बिजनेस को भी छोड़ देता हूँ, कैपिटल गेन पे। अच्छा, अब इधर मैं ये करता हूँ कि गेन लॉस फ्रॉम, गेन है या लॉन्ग है, लॉन्ग टर्म है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मैं कर देता हूँ गेन लॉस फ्रॉम कैपिटल एसेट, मैं इधर कर देता हूँ टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट है 5 लाख की, अमाउंट एग्जाम्ड जो है। अच्छा, इधर एक चीज़ याद रखें कि जो आपका कैपिटल गेन है, ठीक है, कैपिटल गेन आपसे डिडक्ट कर लिया जाता है जिस चीज़ से आप कैपिटल हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको जैसे ही मैं सेफ कैलकुलेट पे आऊँगा तो ये आपकी इनकम में आएगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, नेट गेन लॉस ऑन। अच्छा, अब इधर अगर मैं अपना लॉस शो करूँ, इधर रिसीव ऑन डिस्पोजल एंड सिक्योरिटी हेल्ड बाय लॉन्ग टर्म, मैं इसको इधर कर देता हूँ 2 लाख रुपए, जैसे ही मैं कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, शॉर्ट टर्म एक्सी नेट गेन लॉस। कैलकुलेट पे आऊँगा और जब मैं इधर अपने कंप्यूटेशन के हेड में आऊँगा, ये यहाँ पे टैक्स चार्जेबल, कंप्यूटेशन के हेड में, ये देख रहे हो, 2,20,000 रुपये बताएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसने किया क्या यहाँ पे, आपने हमेशा जब भी कोई अपनी रिटर्न फाइल करनी है, मेन चीज़ कंप्यूटेशन का आपका ये वाला फॉर्म होगा, ये देखें, देख रहे हैं आप। अच्छा, अब ये इसने रेट बढ़ाया क्यों, और मैंने भी बहुत जल्दी जल्दी में कैपिटल गेन का आपको बताया। कैपिटल गेन मैंने सीधा सीधा कहा कि मुझे जो गेन मिला उसमें से टोटल अमाउंट उस गेन की है 5 लाख रुपए। ठीक है, और उसमें मैंने ये बात कर दी कि जो लॉन्ग टर्म है, कंसिडरेशन रिसीव ऑन डिस्पोजल ऑफ, यानी कि लॉन्ग टर्म में मुझे 2 लाख रुपए बचा तो उसने मेरे 2 लाख रुपए को मेरा प्रॉफिट बना लिया, जो मेरा गेन है। ठीक है, मेरा कैपिटल कितने का, 5 लाख का, उस पे मुझे गेन कितने का हुआ, 2 लाख रुपए का। जब मेरे पे 2 लाख रुपए का गेन हुआ, उसको ऑटोमेटिकली उसने मेरे कंप्यूटेशन के हेड में डाल दिया। ठीक है, अब इसको अगर मैं कर दूं इधर, अच्छा, क्योंकि हमारे इस सेशन का टाइम भी ख़त्म हो रहा है तो इसको मैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं 2,30,000 रुपये का इसने मेरा इधर, ये देख रहे हैं आप। अब 2.2 बिलियन यानी कि 22 लाख रुपए की मेरी आमदनी होगी, उसके ऊपर 2,75,000 रुपये टैक्स बना दिया। ठीक है, वही डिडक्ट करके उसने इस तरह कर दिया। हमेशा याद रखें, आपने कभी भी एज ए कंसल्टेंट, एज ए लॉयर, कभी ये कोशिश नहीं करनी कि आपके क्लाइंट के पैसे बचें। अगर उसके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है तो आपने मेक श्योर करना है कि वो टैक्स पे करे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों को बचाने के लिए जी आपकी रिटर्न हम फाइल कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, जब भी आप कोई गलत कदम उठाते हैं समझे आप अपने साथ नहीं उस बंदे का भी नुकसान कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा जब भी आप रिटर्न फाइल करें, बी फेयर होके फाइल करें, अपने प्रोफेशन के साथ भी और अपने मुल्क के साथ भी। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप दोस्तों को कुछ क्वेश्चन है तो हमारे पास 2 मिनट है, हम उसको ले लेते हैं। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन आज के सेशन में अगर है तो वो बता सकता है, पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मुझे लगता है आप लोग भी वो काम कर रहे हैं जो कोरोना में स्टूडेंट्स करते थे कि सेशन ओपन करके भाग जाए, अपना काम करने लग जाते थे, कहते थे बाद में देख ली जाएगी। नहीं सर, सुन रहे हैं बड़ी ध्यान से। क्योंकि उसकी वजह ये है ना, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं, बल्कि स्टूडेंट है भी, तो हम तो इस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं। चले, इंशाल्लाह मुलाकात होती है 7:50 पे नमाज की ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।